हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन राइज पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने हिंदी की जो टारगेट सीरीज शुरू करी है उसका आज है हमारा तीसरा दिन। और इस तीसरे दिन में आज की जो अपनी जो क्लास रहेगी ये फर्स्ट पार्ट है। आज की तीसरे दिन की क्लास में आपको दो क्लासें मिलेगी। तो पहली जो क्लास है इसमें करेंगे हम अपठित जो अपना पद्यांश आता है उस पद्यांश को किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। और आज की क्लास में जो हमने पद्यांश लिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं। इसी में से आपकी परीक्षा में कोई ना कोई पद्यांश आपको मिल जाएगा। तीन पद्यांश हैं हमारे पास, तो तीन पद्यांशों को आज हम देखने वाले हैं। अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर यही आपकी परीक्षा में आ गया तो प्रश्न भी वही रहेंगे जो हमने यहाँ पे लिए हैं और आपको आंसर जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको वहां पे पूरा फिर जो है वो आंसर ढूंढने में समस्या नहीं आवे। मैं आपको बता दूं कि हमने जो टारगेट सीरीज शुरू करी है इसमें हमने जो हमारा पहला दिन था, पहले दिन में हमने जो अपठित गद्यांश होता है उस अपठित गद्यांश को देख लिया था कि किस तरीके से हमें अपठित गद्यांश को हल करना है। हमारा दूसरा जो वीडियो था, हमारा जो दूसरा जो दिन था, दूसरे दिन में हमने जो पत्र और प्रारूप लेखन जो होता है उसमें पत्र और प्रारूप लेखन में जो 5 प्रारूप हैं आपके सिलेबस में, उस 5 में से हमने 3 प्रारूप कर लिए हैं और पीछे बचे हैं 2 प्रारूप। तो उसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वो आज शाम को आपको मिलेगा, सेकंड पार्ट। तो इस तरीके से हमने देखो पहले दिन में गद्यांश कर लिया और उसका सेकंड पार्ट होता है पद्यांश, वो हम अभी करने जा रहे हैं। दूसरे दिन में हमने पत्र और प्रारूप का एक भाग कर लिया और दूसरा जो भाग है वो आज शाम को आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम देखेंगे आज पद्यांश। आइए करते हैं शुरू, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पद्यांश हम यहाँ पे करेंगे। और ये हमने किया था गद्यांश, आपको याद होगा पहले दिन का हमारा, ठीक है, पहले दिन का हमारा ये रहा था। दूसरे दिन हमने पत्र और प्रारूप किया था और तीसरे दिन आज हम करने जा रहे हैं अपठित पद्यांश को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको देना है उत्तर। देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे कि अपठित निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। अच्छी तरह से समझ के जाइएगा और प्रश्नों को भी, प्रश्न के उत्तरों को भी अच्छी ढंग से देख लीजिएगा। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो क्या लिखा है देखो कि सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में ही दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। तो ये जो पहले जो अपना पद्यांश है इसमें देखो पहला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि पहला जो प्रश्न है वो ये है, पहला प्रश्न है कि एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। मेष माता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर मेष माता भेड़ को कहा गया है, भेड़ बेचारी कायर जो होती है, तो यहाँ पे मेष माता जो है वो भेड़ को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है कि योग्य जन जीता है, कहाँ की उक्ति है? तो योग्य जन जीता है ये पूर्व की उक्ति है, पश्चिम की उक्ति नहीं। गीता है, गीता है आपने सुना ना, तो ये पश्चिम की नहीं बल्कि ये कहाँ की उक्ति है? ये पूर्व की उक्ति है। पूर्व मतलब संसार के दो भाग जैसे पश्चिमी और पूर्वी, ऐसे। नेक्स्ट है तीसरा कि समर सूर क्रूर नहीं तुम, पंक्ति में समर सूर किसे कहा गया है? यहाँ पे समर सूर वीर पुरुष को कहा गया है। जो वीर पुरुष होते हैं, जो साहसी पुरुष होते हैं, उन्हें समर सूर कहा गया है। अगला प्रश्न है पांचवा कि सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन। कौन जाएगा शेर की गोद से उसके बच्चे को छीनने के लिए, लेकिन भेड़ की गोद से हर कोई बच्चा छीन लेता है। तो ये पंक्ति में सिंह किसका प्रतीक है? यहाँ पे सिंह वीरता का प्रतीक है। जो बहादुर लोग होते हैं उनसे हर कोई जो है वो क्या होता है? भयभीत रहता है। अगला हमारा प्रश्न नेक्स्ट है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित उपयुक्त शीर्षक जो है वो आपको बताना है। तो शीर्षक आपको रहेगा जागो फिर एक बार।
आपको सचेत कर रहा है, कवि यहाँ पे जगा रहा है हमें कि हमें आलसी नहीं बनना है, हमें जागना है, हमें जो है वो कर्मशील बनना है। अभिशप्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अभिशप्त का विपरीतार्थक रहेगा वरदानी, मतलब जिसको वरदान मिला हुआ है, और अभिशप्त जिसको जिसको श्राप मिला हुआ है। तो ये हमने किया है एक पद्यांश, और अब हम करेंगे दूसरा पद्यांश। ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, आने वाले परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। एक और करेंगे हम, टोटल 3 पद्यांश करने वाले हैं, निश्चित रूप से आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो हमारा अगला जो पद्यांश है बच्चों वो ये है, मैं पढ़ लेता हूं इस पद्यांश को और फिर अपन करेंगे इसके उत्तर। लिखा है कि यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। ये जो कविता है, यहाँ पे भगवान राम जी जब लंका पहुंच गए और वहाँ पे रावण से जब युद्ध करना था, तो उस समय देखा कि जो शक्ति थी, दुर्गा जो थी, वो रावण की तरफ थी। तो दुर्गा को अपनी ओर लाने के लिए आराधना करते हैं दुर्गा की, और उस समय कोई मायावी जो है वो भगवान राम के जो कमल जहाँ पर भगवान राम ने रखे थे, ध्यान में जब मग्न बैठे थे, तो उनके सामने वो कमल कोई मायावी चुरा लेता है। जब देवी भगवान राम की तरफ आती है तो भगवान ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, वो कमल वहाँ से गायब हो जाता है। फिर भगवान राम विचलित हो जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि मुझे माँ राजीव नयन कहती थी जब मैं छोटा था, तो वो क्योंकि उनकी आंखें जो है वो कमल के समान थी, इसलिए उन्हें राजीव नयन कहती थी। तो वो अपने आंख निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं, उसी समय देवी जो है वो शक्ति उन्हें रोक देती है। तो ये निराला की कविता है, राम की शक्ति पूजा, उसमें से लिया गया है। तो देखो यहाँ पे फिर लगा है कि कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा इस स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वहां रिक्त स्थान, अब वो गायब हो चुका था, कमल वहां पे नहीं था। यह जप का पूर्ण समय, और ये समय कैसा था? अभी जब जो यज्ञ कर रहे थे वो पूर्ण होने का समय था, और अगर अभी आंखें खोल लेते तो यज्ञ इनका अधूरा रह जाता। आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय, धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध। अब वो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं कि मैं लगातार परेशानियां कष्ट उठाता रहा हूं। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। भगवान राम जी कहते हैं कि भाई मैं ऐसे हार मानने वाला तो नहीं हूं, मैं लगातार जो है वो कभी थकने वाला नहीं हूं। तो कहा है कि जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। उसी समय अचानक दिमाग में एक विचार आया कि राम में जगी स्मृति हुए सजुग पाभाव प्रमाण, यह है उपाय का। अच्छा, मेरे पास है इसका भी उपाय। माता दुर्गा को जो है कुछ अर्पण करना है मुझे कमल। कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। जब मैं छोटा था माता मुझे राजीव नयन कहती थी। दो नील कमल है शेष अभी यह पुनश्चरण, करता पूरा करता हूं देकर मात एक नयन। और फिर वो हाथ बढ़ाते हैं एक नयन निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी? तो राम की माता उन्हें राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन कहती थी माता, यानी नयन जो उनके आंखें जो थी, नयन जो थे वो कमल के समान थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? तो कोई मायावी, कोई महाशक्ति, वो जो है वो कोई ऐसी अदृश्य ताकत, जब भगवान ध्यान में मग्न थे उस समय उनके जो कमल जो रखे थे भगवान ने अपने सामने दुर्गा को अर्पित करने के लिए, वो चुरा लेता है। तीसरा प्रश्न है कि राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी? तो राम ने रावण को पराजित करना चाहते थे, और इसीलिए वो शक्ति जो रावण की तरफ थी उसे अपनी ओर मिलाने के लिए भगवान राम जी ने जो है वो शक्ति पूजा करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला क्वेश्चन है अपना कि दो नील कमल है शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं? तो राम के स्वयं के जो नेत्र थे, दो जो आंखें थी भगवान राम की, भगवान राम जी उन्हीं को यहाँ पे कमल बताते हैं। नेक्स्ट है कि नील कमल शब्द में अलंकार कौन सा है? रूपकल। इसमें भाई उपमा अलंकार है, उपमा दी गई है। कमल कैसा कमल? नीला कमल, तो नीला, तो उसके उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखो नेत्र, आंख, चक्षु, लोचन, अक्षी, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं आंख के।
आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर हम देखते हैं एक और हमारा जो पद्यांश है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपके जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद में एक और हम करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, कि पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए आप पढ़ते हैं और देते हैं प्रश्नों के उत्तर। लिखा है कि ले चल माझी मझधार मुझे, दे दे अब पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रह कर प्यार मुझे। कवि कहता है कि मुझे मझधार दे दो और मुझे पतवार दे दो और मुझे मझधार में ले जाओ, मुझे इस सागर के बीचों बीच ले जाओ। क्या रोकेंगे प्रलय मेघ ये, अगर भयंकर तूफान आ जाए आसमान में और कवि उस समय भी नहीं रुकना चाहता, वो नहीं डरना चाहता, तो क्या कहता है कि अगर प्रलय आ जाए, अगर मेघ बरसना शुरू कर दें, क्या ये मुझे रोक पाएंगे? क्या विद्युत घन के नर्तन मुझे साथी रोक सकेंगे, सागर की गर्जन तर्जन, ये सागर का गर्जना तर्जना, भयंकर मेघ का आना मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अविराम पथिक, मैं कभी न थकने वाला राहगीर हूं, पथिक हूं अलबेला, रुके न मेरे कभी चरण, सूलों के बदले फूलों का किया न मैंने मित्र चयन। मैं विपदाओं में मुस्काता तब आशा के दीप लिए, फिर मुझको क्या रोक सकेंगे जीवन के उत्थान पतन। ये जीवन में आने वाली छोटी मोटी कठिनाइयां क्या मुझे रोक पाएगी? मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अटका कब कब विचलित में, सतत डगर मेरी संबल, रोक सकी पगले कब मुझको यह युग की प्राचीर निबल। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है आगे। यहां पे कवि क्या कहता है कि रोक सकी पगले कब मुझको यह युग की प्राचीर निबल, आंधी हो ओले वर्षा हो राह सुपरिचित हो मेरी, राह सुपरिचित हो मेरी, फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये जग के खंडन मंडन। ये सांसारिक चीजें मुझे क्या डरा सकेगी जब प्रकृति से मैं नहीं डरता। मुझे डरा पाए कब अंधड़ ज्वालामुखियों के कंपन, मुझे पथिक कब रोक सके हैं अग्नि शिखाओं के नर्तन। मैं बढ़ता अविराम निरंतर तन मन में उन्माद लिए, फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये बादल विद्युत नर्तन। मतलब कवि ये प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे किसी प्रकार की कठिनाइयां क्यों नहीं आ जाए, हमें कभी विचलित नहीं होना है, हमें कभी घबराना नहीं है, हमें लगातार अपने पथ पर अपने 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 लक्ष्य की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए करते हैं प्रश्न उत्तर। और देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि कवि पतवार लेकर मझधार में क्यों जाना चाहता है। तो कवि पतवार लेकर मझधार में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि कवि कठिनाइयों और मुसीबतों से घबराता नहीं है, इसलिए कवि पतवार लेकर मझधार में जाना चाहता है। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि फिर मुझको क्या डरा सकेंगे, कवि किनसे नहीं डरता है। तो भाई कवि लोगों की उचित अनुचित टीका टिप्पणियों से नहीं डरता है, छोटी मोटी सांसारिक जो विपदाएं आती है उससे भी कवि नहीं डरता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश का मुख्य संदेश क्या है। तो इस पद्यांश का मुख्य संदेश है निर्भीकता पूर्वक विघ्न बाधाओं से टक्कर लेते हुए आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहना, आने वाली जीवन में आने वाली कठिनाइयों परेशानियों से विचलित नहीं होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नव आशा के दीप लिए, नव आशा के दीप लिए प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार का उल्लेख कीजिए। तो नव आशा के दीप लिए रूपक अलंकार है ना। यहाँ पे जो है वो रूप का आरोपण किया गया है। दीप कैसे दीप, आशाओं के दीप, है ना। इस प्रकार इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो शीर्षक रहेगा निर्भीकता और निडरता, विचलित नहीं होना, डरना नहीं, घबराना नहीं, निर्भीक रहना, निडर रहना। नेक्स्ट प्रश्न है कि शत्रु शब्द का विपरीतार्थक शब्द पद्यांश से छांटिए। तो पद्यांश में आया है मित्र, ठीक है। तो ये हमने किया है। तीसरा और एक और चौथा पद्यांश भी हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, भले चाहे अर्धवार्षिक में आओ चाहे भले वार्षिक परीक्षा में आओ। बहुत ही अच्छा पद्यांश है और पहले ये एक बार आया हुआ भी है, ध्यान देना। तो देखो क्या लिखा है कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बचपन का वर्णन करते हुए कवित्री यहाँ पर ये पंक्तियां आपको सुनाती है कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे।
मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। अब देखो यहाँ पे क्या कहती है कि जब बचपन था तो बचपन में क्या खेलना, क्या मचल जाना, क्या रोना, क्या हंसना, कितना आनंद था। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। और जब बच्चे जब रोते हैं ना, आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े आंसू गिरते हैं कि जैसे पूरी एक जयमाला हो जाती है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आंसुओं की जयमाला की बात करी है। और मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले बालों को सुखा दिया। दादा ने चंदा दिखलाया, ध्यान रखना, फिर दादा आए, दादा ने दिखाया चांद। नैन नीर युत दमक उठे, और आंखें चमक उठी जब चंदा देखा। धुली हुई मुस्कान देख कर सबके चेहरे चमक उठे, और जैसे ही मैं हंसी मुस्कुराई तो सभी खुश हो गए, मुस्कुरा दिए। सुख का साम्राज्य छोड़कर, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। मतलब फिर धीरे धीरे वो जो बचपन था उसे छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बड़ी हुई। लूटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। और प्रश्न है पहला हमारा कि रोना और मचल जाना, रोना और मचल जाना क्या दिलाता था? तो रोना और मचल जाना भाई बचपन में आनंद दिलाता था। ठीक है ना, रोना और मचल जाना जो है ये बचपन में आनंद दिलाता था। पहली पंक्ति से लिया गया, आनंद दिलाता था। जयमाला किसकी बनी होती थी? तो आंसुओं की बनी होती थी जयमाला। बच्चों ने यहाँ पे कई बार खूब गलतियां करी थी। जब ये बोर्ड के एग्जाम में आया था, ये बोर्ड की परीक्षा में जब पूछा गया था, तो बच्चों ने यहाँ पे फूलों की जयमाला लिखी थी, जबकि यहाँ फूलों का कहीं उल्लेख नहीं है, फूलों का कहीं वर्णन नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ लिखा है बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो आंसू जयमाला पहनाते थे, फूल नहीं है कहीं पर भी, इसलिए ध्यान से समझिएगा, इसे आंसुओं की जयमाला पहनाई जाती थी, मतलब बन जाती थी जब रोती थी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो कि सबके चेहरे क्यों चमक उठे जब कवित्री मुस्काई, है ना, जब उसे चंदा दिखाया दादा ने, जब माँ ने उसे गोद में उठाया, उसके बालों को सुखाया, रोते हुए को चुप कराया, और जब वो मुस्कुराई तो उसकी मुस्कान को देख करके, कवित्री की मुस्कान को देख करके, कवयित्री की मुस्कान को देख करके जो है वो सब लोग खुश हुए, चमक उठे। इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो शीर्षक है भाई बचपन, या फिर आप कर लिख सकते हैं बचपन का आनंद। बचपन का आनंद, बचपन का आनंद, ये भी हो सकता है शीर्षक। ठीक है, नेक्स्ट है कि दादा ने कवित्री को क्या दिखलाया? दादा ने कवित्री को चंदा दिखलाया, चांद दिखलाया भाई, दादा ने कवित्री को चांद दिखलाया। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है कि रोना, रोना शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो रोना का विपरीतार्थक होता है भाई हंसना, खिलखिलाना, ठट्ठा मारना। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो देखो हमने आज की क्लास में ये जो अपठित पद्यांश थे, हमने 4 पद्यांश देखे हैं, टोटल 4 पद्यांश देखे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में कोई न कोई इसमें से जरूर मिल जाएगा। इसकी जो PDF है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर, अगर आप नए हैं, पहली बार आए तो नोट कर लीजिए, 9079622989। इसके अलावा हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, जहाँ पे हमने कंप्लीट कोर्सेज, मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च करी है। आप अगर चाहते हैं तो इस ऐप को, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर इस नंबर पे जब आप हमें मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट्स के आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। और कंप्लीट कोर्स की फीस है ओनली 99 रुपये। बच्चों सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में आप पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा। बोर्ड एग्जाम्स जब तक आपके कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक। और इसमें चैप्टर वाइज, इस कोर्स में हमने प्रत्येक चैप्टर के लिए आपको PDF के रूप में हम नोट्स अवेलेबल कराते हैं। वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलते हैं इस टॉपिक के। उसके बाद वहाँ पर आपको MCQs टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिलते हैं। उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आपको वहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं ये जो हमने देखा, तीसरा जो हमारा दिन था आज का, इस थर्ड डे में, इस तीसरे दिन में हमने देखा है पद्यांश देख लिया,
पद्यांश के हमने कुछ उदाहरण देख लिए, हमने फिर इसमें इससे पहले की जो हमारे 2 क्लासें थी उसमें हमने गद्यांश देख लिया। इसके बाद हमने इसमें जो है वो पत्र और प्रारूप भी कंप्लीट कर लिया है। पत्र एवं प्रारूप जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और पत्र और प्रारूप का जो सेकंड पार्ट है वो आज इवनिंग में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये टॉपिक तो हो गए पूरे। जो शेष बचे हुए टॉपिक हैं, अभी हमारे पास 4 दिन है क्योंकि आज तीसरा दिन है हमारा, है ना। 7 दिन की हमने जो सीरीज लॉन्च करी है टारगेट सीरीज के नाम से, तो हमारे 4 दिन जो बचे हुए हैं, 4 दिन में बाकी का जो कंप्लीट जो आपका शेष जो बचा हुआ सिलेबस है उसे हम कंप्लीट कवर कर लेंगे। और इस तरीके से हमने हिंदी का जो आपका हिंदी अनिवार्य का जो है वो कंप्लीट कवर इसमें कर रहे हैं 7 दिन में। इसके अलावा इंग्लिश की हमने भी जो आपकी व्याकरण वाला जो भाग है ग्रामर का, उसका हमने शुरू किया है। साथ ही साथ हमने बाकी जो सब्जेक्ट है आपके हिंदी साहित्य का भी आपका व्याकरण वाला और जो अलंकार और छंद आपका जो टॉपिक है वो हम उसको शुरू किया है, वो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं। इसके अलावा हिंदी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, तो ये भी हम पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।